ठीक है। आज हम लोग गॉस थ्योरम की बात करेंगे। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस थ्योरम होता क्या है? कोई भी सरफेस है, ये देख रहे हो ना, ये सरफेस, ठीक है। इस सरफेस से जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। कोई भी सरफेस हो, चाहे कुछ भी, जैसे मान लो ये बुक है, तो इस बुक का एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हमेशा एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। अब क्या होगा, इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। एक लाइन जा सकती है, हजारों लाइन जा सकती हैं। यहां हम एक लाइन की बात किए हैं और ये माने हैं कि मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, इसी एरिया वेक्टर से कुछ एंगल बना रही है। देखो ये बना रही है यहां पर थीटा के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन, हाँ, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है यहां पे, देखो ये जो फाई होता है ना, फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या होती है? तो यहां एक चीज लिखना है कि फ्लक्स इजे, फ्लक्स किससे मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। फ्लक्स इजे स्केलर व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इज ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? आप यहां लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसको बनाओगे जब वेक्टर में, तो कैसे हो जाएगा? फाई इक्वल टू, ऐसे लिखना होगा, ई डॉट ए। कितना हो जाएगा ये? ई डॉट ए। यहां देखो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी बराबर ए बी का थीटा होता है। बोलो, है ना। तो एक चीज और भी यहां लिख सकते हो, अगर इसकी आप यूनिट लिखोगे, अब कैसे लिखोगे, इसके डिफिनेशन क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। नहीं कहोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ, इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। बोलो, एरिया वेक्टर नहीं दिख रहा है? इसकी यूनिट क्या लेंगे? यूनिट क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन बाई कूलम। इसकी यूनिट क्या होगी? और इसकी क्या होगी? मीटर स्क्वायर। थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, ये ऐसे रख देंगे। बोलो, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? इसका डायमेंशन क्या होगा? ये होगा ml t पे -2, और ये क्या होगा? l स्क्वायर, और ये क्या होगा? at। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या होगी? तो फिर डायमेंशन में कितना हो जाएगा ये? देखो m l क्यूब, और ये ऊपर जाएगा t पे -3 a पे -1। क्यों? देखो ये, अब इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर हैं इसी में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक है ना। इतना नोट करो, वहां से बंद कर दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये चैप्टर ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस की बात करता है। देखो अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर आप ओपन सरफेस लिखोगे, जैसे नोट दिस पॉइंट, देखो यहां बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर, देखो ध्यान दो, ओपन सरफेस। ये बेटा ये ओपन सरफेस है जो आप लिख रहे होंगे, ये ओपन सरफेस है। ओपन मतलब जैसे कोई सरफेस खुला हुआ है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो।
एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड ही फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फ्लक्स होती है, समझ गए ना। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया से पास करती है ना तो फ्लक्स हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स तो हो ही नहीं सकता है भाई। अगर यहाँ बच्चे ही ना हो तो फिर टीचर क्या पढ़ाएगा, बच्चों को तो रहना जरूरी है ना। तो वो मेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फ्लक्स है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फ्लक्स नहीं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे होता है, क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो फिर भी फ्लक्स ना हो। जैसे कहने का सेंस क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यहाँ पे, यानी टीचर आया, बच्चे आए, केवल हाहा टीटी हंसी मजाक हो रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं, तो फिर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्लक्स ही नहीं है। ऐसा भी होता, उस जगह कहां होता है सुनिए। अब आप लोग ध्यान दो, जब थीटा 90 डिग्री हो, देखो थीटा 90 डिग्री हो तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद भी फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो होना एकदम कंपलसरी है, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद भी नहीं कुछ होता। जैसा कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे जनरल एग्जांपल की बात कर रहा था, समझ गए मेरी बात को? बोलो अब बेटा क्या काम करना है। ये ओपन सरफेस के लिए जैसे वो यहाँ ऐसे लिखे हो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे ऐसे, और यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है। और ये गोल नहीं करेंगे, ये लिखेंगे ई डी ए, ऐसे लिखेंगे ई इंटू डी ए, ऐसे लिखेंगे, समझ गए, ओपन सरफेस के लिए। अब क्लोज सरफेस के लिए कैसे लिखेंगे? अगर आप क्लोज सरफेस की बात करोगे तो क्लोज सरफेस के लिए कैसे लिखेंगे? फॉर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस। देखो फाई कितना हो जाएगा, ऐसे देखो ये ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ई डी ए। एक चीज ध्यान रखो, जब बेटा ये यहां पर, जब यहां पर क्लोज ऐसे लगा देंगे ना तो वो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स हो जाएगा। क्लोज का मतलब कैसे, जैसे कोई बॉक्स हो, ठीक है, कोई भी सरफेस जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, समझ गए ना, ओपन ना हो, समझ गए मेरी बात को, उसके लिए ऐसे लगाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर यही बात बार बार करेंगे हम। यहां ए हो सकता है ना लिखें, ये माने उसी एरिया से निकल रहा है फ्लक्स, ठीक है। इतनी बात जल्दी से लिख डालो, मैं आगे बढ़ूं। अब क्या आता है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो ऐसा है ही नहीं है कि ये थ्योरी में थोड़ा सा आए, आपको 2-3 नंबर न दे जाए, ये तो दे ही जाएगा आपको 2-3 मार्क्स, तो ये आपको दे ही जाएगा। गॉस लॉ, इसका नाम ही ये चैप्टर है, तो आप हेडिंग करें गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, ठीक है बेटा। तो गॉस लॉ का मतलब क्या है, गॉस ने क्या बताया उसने, पहले सबसे पहले ये बताइए। हम अब गॉसियन सरफेस और फेस की बात यहां नहीं करेंगे, गॉस ने क्लोज सरफेस के लिए हर बात किया। क्लोज सरफेस किसी तरीके का हो सकता है, देखिए जब हम बात करेंगे एक साइड में, अभी लिखना नहीं आपको, जैसे क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है क्लोज सरफेस, ये हो सकता है एक स्फीयर हो सकता है क्लोज सरफेस, है ना, एक सिलेंडर हो सकता है क्लोज सरफेस, एक क्यूब हो सकता है क्लोज सरफेस, क्यों, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ये कमरा भी एक क्लोज सरफेस है, चाहे क्यूबिकल हो चाहे रेक्टेंगुलर, ये सब क्लोज सरफेस है। तो गॉस ने क्लोज सरफेस के लिए बात किया, और ये जो सरफेस होते थे ना, ये गॉस ने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस की कल्पना की। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके के गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर सकते हो। जैसे आप वो खड़े खड़े से आंख बंद करके कि मैं कहां हूं, मैं एक बहुत अच्छे रूम के अंदर ऐसे हूं,
जो कमरा कैसा है, सिलेंड्रिकल है। आप ऐसे कर सकते हो, इमेजिनरी सरफेस है वो, ऐसे कल्पना कर सकते हो, सिंपली कल्पना करना है। तो उसने इस सरफेस को जो बताया ना, वो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस बताया। कोई सरफेस होता नहीं था, बस करना क्या है कि वो चार्ज को उसी सरफेस के अंदर रहना है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस के अंदर रहना है, ठीक है। तो वो उसने बताया कि ऐसे क्लोज सरफेस की बात किया। तो अब मैं यहां पर एक कोई क्लोज सरफेस, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्लोज सरफेस ले लेता हूं, और जिसके अंदर चार्ज को रखना ही है, चार्ज को बाहर नहीं रखना है। गॉस ने चार्ज को बाहर नहीं, उसी सरफेस के अंदर माना, और किसी तरीके के इन सरफेसों में से किसी भी तरीके के सरफेस के अंदर उसको रख लेना है। तो आप जिस भी सरफेस के अंदर रखोगे रूल वही आएगा। तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं कि एक चार्ज है यहां, चलो हम प्लस क्यू ले लेते हैं, और ये ऐसे एक, इसको इमेजिनरी क्लोज सरफेस मान लेते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा ना बेटा, फ्लक्स निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड माने फ्लक्स, तो ऐसे फ्लक्स निकलेगी जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, इसी के कारण फ्लक्स होगी। तो मान लेते हैं ना कि ये फ्लक्स पूरे सरफेस एरिया से निकल रही है ना, तो अब क्या, ऐसे लाखों निकलेंगी। तो यहाँ एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लो, ये मान लो ये सरफेस एरिया है डीए, कितना है ये सरफेस एरिया है आपका, ये डीए सरफेस एरिया है। इसी से ये फ्लक्स निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो उसने बताया क्या, गॉस ने ये कहा कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, इसी सरफेस से फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द, ऐसे फ्लक्स पासिंग थ्रू द, यही जैसे लिखेंगे वही थ्योरी आपको लैंग्वेज में लिखना है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। यानी उसने क्या कहा कि जो गॉसियन सरफेस के अंदर फ्लक्स है, वो फ्लक्स, अरे जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, उससे निकलने वाली फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स उस जो चार्ज उसके अंदर है उसकी होती है। टाइम्स माने गुना, मतलब मल्टीप्लाई, यही उसने बताया। तो आप इसको लिखने के लिए फिर ऐसे भी लिख देंगे, क्लोज सरफेस की बात है, अब यहां ए लिखने की जरूरत नहीं है, ई इंटू डी ए और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया ये, ठीक है। क्यू का मतलब नेट चार्ज इन द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो पहले आप ऊपर एक लाइन लिखेंगे, तब ये लिखोगे, ऐसे क्या लिखोगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, लिखो पहले लिखो, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द फ्लक्स passing through the Gaussian surface is equal to the flux passing through the Gaussian surface is equal to the 1/ε0 times 1/ε0 times charge inside the Gaussian surface। इनक्लोज चाहे इनसाइड एक ही नाम है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब बेटा ये फिगर बनाना, देखो ये इसके अंदर ये चार्ज है ना गॉसियन सरफेस के अंदर, ये छोटी सी एरिया ले लिया डी, जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल के सेंटर पे रख दिया, उसकी एक छोटा सा एरिया ले लिया, लेना तो पूरे से है, पहले एक छोटी एरिया ले लिया, जब ऐसे कर देते हैं तो पूरे से आ जाता है। तो कहेंगे ऐसे, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये बनाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, छोटे छोटे नोट इसमें। अब न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें से है ना, मान लेते हैं आपके यहां देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया ना कि मान लेते हैं कि
एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ये है जिसकी रेडियस है r, इसमें एक चार्ज रखा है q, तो इसमें से कितनी फ्लक्स जाएगी, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी निकलेगी, है ना। अच्छा, अगर एक बड़ा सा गॉसियन सरफेस है तो इसमें से कितनी फ्लक्स निकलेगी, इसकी रेडियस है 2r, तो फाई कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये साइड शेप पे डिपेंड नहीं करता है, किसी टाइप का शेप हो, छोटे में से बड़े में से सब में से उतनी निकलनी। मान लो इसी को आप रख दिए सिलेंडर के अंदर, हालो सिलेंडर, ऐसे इसके अंदर रख दिया, आप कहीं रख देते हो आप, प्लस क्यू माइनस क्यू, कितनी फ्लक्स निकलेगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, आपने इसी को क्यूब में रख दिया, आपने इसी को क्यूब में रख दिया, ये सब क्वेश्चन है, एक एक नंबर, दो दो नंबर क्वेश्चन, आपने क्यूब के अंदर रख दिया, इसी कमरे के अंदर कहीं रख दिया, तो फाई कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वहां तो छोड़ो, अगर आपने मान लेते हैं कि आपने क्या किया, अरे आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, यहां पे कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया, तो कितनी फ्लक्स आएगी इसमें से, क्यू बाई एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि इस शेप पे डिपेंड नहीं होता है, आप सिर्फ, और क्यू जो होता है ना बेटा, ये नेट चार्ज है, क्यू कितना है, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा, बोलो, ये जो है, तो ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन, अभी मैं और क्वेश्चन इसमें बताता हूं ऐसे जो आप तुरंत जान जाओगे, जो आपके पेपर में दिया। अब मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है, लिख लिया इसको, क्यों, अभी अभी लिखे नहीं हो, रुको अभी फिर। अब मान लेते हैं बेटा ये, चलो तुम्हारा गॉस, ये बोलते हैं कि मतलब गॉस थ्योरम में कि कोई भी चार्ज, ये गॉसियन सरफेस है ना, अगर यहां है, मान लो Q1 यहां है और Q2 भी यहां है, माइनस Q2 है ना, और कुछ चार्ज यहां है प्लस Q3 माइनस Q4, तो हम कहें इससे कितनी फ्लक्स निकलेगी, जो अंदर होगा उसी से काम होगा। नेट चार्ज क्या होगा, यहां नेट चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, Q कितना है, Q1 और माइनस, ये काम नहीं करेंगे बाहर वाले, तो अंदर तो फ्लक्स कितना निकलेगी इससे, बताओ, क्यों। अच्छा एक चीज जानो, अगर किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर, ये देखो ये, अगर आप डाइपोल रख देते हो, एक डाइपोल रखो चाहे 1000 डाइपोल रखो, कोई फ्लक्स नहीं होगी, क्योंकि नेट चार्ज इसमें कितना है, नेट चार्ज कितना है, क्या कहेंगे, इफ डाइपोल केप्ट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस, देन क्या होगा बेटा, बोलो, देन नो एनी फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस। कैसे होगा, आप खुद बताओ कैसे होगा, जब Q कितना आएगा, अभी एक डाइपोल रखो चाहे 1,00,000 डाइपोल रखो, जितना माइनस उतना प्लस, तो Q क्या आएगा, तो फ्लक्स कितनी आएगी। इसलिए फ्लक्स, ये सब क्वेश्चन थे, सब आपको दिए गए आपके उसमें की बुक में, तो फाई कितना आएगा, ये सब उसी पर है। गॉसियन सरफेस साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप छोटे में रखो चाहे बड़े में रखो, चाहे टेढ़े मेढ़े में रखो, चाहे सिलेंडर में रखो, चाहे जिसमें रखो, चार्ज अंदर होना चाहिए, है कि नहीं भाई। पेपर आता है तो ये थोड़ी पूछता है कि कौन आदमी ज्यादा स्मार्ट है, कि कौन आदमी ज्यादा जो है छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई ये है, कोई ऐसा पूछता है पेपर।
तो जो पेपर करता है, यानी गॉसियन सरफेस डिपेंड, सिर्फ गॉस फ्लक्स डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, उसके अंदर चार्ज क्या है। बोलो, तो ये चीज लिख लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी जल्दी। प्रूव द गॉस लॉ, हेडिंग डालो। देखो गॉस लॉ प्रूव कैसे करना है, यहां पे एक फिगर ऐसे बनाना है आपको, ऐसे चार्ज यहां रखना है, ये छोटी सी एरिया है, ये प्लस क्यू चार्ज रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस आर है, ठीक है। और ये बेटा एरिया जानते हो कितना है, डी ए, छोटी एरिया लिया है। और इस एरिया देखो, जब लेते हो आपने एरिया तो डी ए लेते हो, और एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये सेंटर से ही जाएगा, ये डी ए हो जाएगा। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो सर्किल पे क्या होगा, सर्किल पे परपेंडिकुलर कैसे जान पाएंगे आप, जब वो उसके सेंटर से जाए। एक्चुअली दोनों एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में। अगर किसी के सेंटर से जा रहा है तो समझ लो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब बताओ, जैसे परपेंडिकुलर समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग, फिर से समझा दें। जैसे मान लो ये लाइन है, अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्या बनाओगे, ये देखो ये 90 डिग्री हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बना लेंगे। लेकिन अगर कोई सर्किल है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, प्लेन सरफेस पे तो बना लिया आपने, इसके ऊपर कैसे बनाओगे। जैसे हम इस पे कर रहे थे तो आपने तो बना लिया इस पे, कहीं भी आप ऐसे रख लोगे, ऐसे रख लोगे, ऐसे रख लोगे, ऐसे रख लोगे, ऐसे रख लो, हो गया इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस पे कैसे बनाओगे, इसका तरीका परपेंडिकुलर लाइन का है, जो लाइन सेंटर से जाएगी वो समझ लो एरिया वेक्टर है। देखो जो इसके सेंटर से जा रही है ये सारी लाइनें एरिया वेक्टर है। तो आप कहेंगे सर ये लाइन तो ऐसे चली जाएगी, ये दिखाया मैंने है, इसकी एक्चुअल डायरेक्शन यही है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ऐसे ही बना लेंगे, ये इसी के ऊपर बना लेंगे, यहीं पे बना लेंगे डीए। जैसे किसी को कंफ्यूजन, जो लाइन सेंटर से जाती है वही सर्किल का एरिया वेक्टर होता है। और जो अब जैसे मैं यहां दूं, ऐसे देखो, अगर मैं कहूं ये लाइन ऐसे जा रही है, ये एरिया वेक्टर है क्या। और अगर कोई लाइन, मैं दोनों लाइन में पूछूं कि दोनों लाइन में कौन एरिया, दोनों पैरेलल ही हैं, ये सेंटर है, तो मैं कहूं कि कौन कौन एरिया वेक्टर है, तो आप कहोगे ये वाली लाइन, वो वाली नहीं है। मेरी बात समझ में आई, आई बेटा। तो अब आप ये जान लेना, ठीक है। अच्छा अब क्या करना होगा, देखो यहां ध्यान दो। तो आप ऐसे कहेंगे एक डीए सरफेस एरिया लिया ना, पूरे में से आपको निकालना फ्लक्स ना, लाखों लाइनें जा रही हैं, केवल एक दिखा के इंट्रीगेट कर दिया जाता है। तो पहले ऐसे कहेंगे, देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू डीए सरफेस एरिया, डीए सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, ये होता है कि नहीं, बोलो बोलो। और डी फाई अभी छोटा फ्लक्स ले रहे हैं इसीलिए बेटा डी फाई कर रहे हैं। और ई और डी ए में कितना एंगल है, ई और डी ए में 0, तो कहेंगे ई इंटू डी ए कास थीटा, कास 0। वेक्टर यहां हटाते हैं, वैसे लिखते हैं वेक्टर, तो डी फाई कितना हो जाएगा, ई इंटू ऐसे डी ए हो गया ना, ई इंटू डी ए हो गया, बोलो
इक्वेशन अभी ऐसे करेंगे। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा पासिंग थ्रू होल सरफेस एरिया, आप यहां क्या बोलोगे, देखिए आप नेट फ्लक्स कहेंगे, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस एरिया, डी फाई कितना हो जाएगा, देखो ऐसे, डी फाई नहीं फाई, ऐसे होगा, देखो ये होगा, पूरा डी फाई का इंटीग्रेशन कर दिया ना, ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए हो जाएगा। अब ई बाहर कर लो, फाई इक्वल टू ई बाहर कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, डी ए। अब डी ए का मतलब क्या होगा, फाई इक्वल टू, देखो ई हो गया ये, और ये हो गया डी ए, डी ए को क्या लिख लोगे, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ए इसकी देखो, ए क्या हो जाएगा, ए सरफेस एरिया है, ए क्या है, सरफेस एरिया। और किसी स्फीयर की सरफेस एरिया कितनी होती है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं होती है, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बोलो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है यहां से यहां तक, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ई बराबर कितना होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पिछले चैप्टर में पढ़े हो। अरे भाई इस चार्ज क्यू के कारण यहां कितना होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 in 1, पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 in 1, देखो तो ई कितना बेटा, फाई कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई, यही प्रूव करना था, क्यों बताओ, यही प्रूव करना था। समझ में आया, नहीं आया तो गॉस लॉ लिखना, गॉस लॉ कैसे सिंपली प्रूव करना है, पहले उसका एक छोटा सा पार्ट यहां से लेना है, ठीक है, और उसी को इंटीग्रेट कर देना, फिजिक्स में यही रूल होता है। कर लीजिए, इसको बंद कर लो।